जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई 2025 हिंदी की क्लास, जो कि हम साहित्य से स्टार्ट कर रहे हैं। और साहित्य की एक एक वीडियो का हम पीडीएफ फाइल्स रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि यूपीएसआई में साहित्य का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें से हर सेट में 4 से 5 क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का हम पहले साहित्य से स्टार्ट करें हिंदी, उसके बाद फिर चैप्टर वाइज हर एक का पढ़ेंगे। ठीक, तो साहित्य में स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास कहाँ से हुआ था? हिंदी में लगभग 3000 भाषाएं प्रचलन में हैं, जिनमें से 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। तो हिंदी में विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं? 3000 भाषाएं हैं, जिनमें से 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। 13 भाषा परिवार हैं। भारत और हिंदी जो है उन भाषा परिवार में आरोपीय भाषा की परिवार की है। जैसे 13 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? द्रविड़ है, चीनी है, सूडानी है, अमेरिकी है, बुशमैनी है, भारोपीय है ना। तो भारत प्लस यूरोपीय, अर्थात भारत में जो बोली जाती है हिंदी, वो भारोपीय भाषा परिवार की है। तो हिंदी भाषा परिवार की है, तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की है ना। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 3 भाषा बोली जाती हैं। उन 3000 भाषा में कुल कितने भाषा परिवार हैं? 13 भाषा परिवार हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की है? हिंदी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की है। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन को तैयार करते चलना है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाओं में से जिन्हें ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में बांटा। जो भारोपीय भाषा परिवार है उसमें कितनी शाखाएं हैं? उसमें 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में बांटी गई है। एक है सप्तम वर्ग और दूसरा है केतन वर्ग। तो सबसे पहले हम पढ़े थे भाषा कितनी है? 3000 भाषा है। उन 3000 भाषाओं को कितने परिवार में बांटा गया है? 13 परिवार में बांटा है। उस 13 परिवार में जो हमारी हिंदी है वह भारोपीय भाषा परिवार के, उस भारोपीय भाषा परिवार को हम ध्वनि के आधार पर 2 वर्णों में बांटे हैं। और जो उसमें एक वर्ण है हमारा सप्तम वर्ग है, दूसरा क्या है? केतुम वर्ग है। जो सप्तम वर्ग है वो भारत प्लस ईरानी भाषा है। भारत और ईरानियों की जो भाषा है वो सप्तम वर्ग के अंतर्गत आती है। जो केतुम वर्ग है उसमें ग्रीक आती है, जर्मन आती है, इटैलिक आती है। ठीक, इसके आगे भारत ईरानी भाषा का है ना। तो ईरानी के नीचे भारत और ईरानी है वो संस्कृत भाषा परिवार की है। किसकी है? संस्कृत है। संस्कृत को क्या कहते हैं हम? आवेस्ता कहते हैं। संस्कृत क्या कहते हैं? आवेस्ता कहते हैं। अब ये संस्कृत को हम 3 भागों में बांटे हैं ना। एक है भारतीय आर्य भाषा है, एक दरद भाषा है, एक ईरानी है। तो भारतीय आर्य भाषा जो है पंजाब, दरद भाषा जो है पंजाब और कश्मीरी क्षेत्र में बोला जाता है। ईरानी भाषा है जो पारस और ना पास्तों में बोली जाती है। फारस की खाड़ी में ईरान की भाषा बोली जाती है। ठीक, उसके बाद संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग अगर पूछा जाए कहाँ मिलता है? संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग मिलता है अवेस्ता। अवेस्ता में संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। आर्य जैसे भारतीय आर्य हो गई ना, दरद हो गई, ये कहाँ बोली जाती है? पंजाब और कश्मीरी में। ईरानी कहाँ बोली जाती है? फारसी में ना। अब उसके बाद है भारी आर्य भाषा। आर्य भाषा हमारे भाषा परिवार की सबसे पुरानी भाषा क्या है? आर्य भाषा। आर्य भाषा कहाँ से आई है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है ना। पहले हम इसे आर्य भाषा के नाम से जानते थे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की जो भाषा थी उसको हम प्राचीन भाषा के उसमें डालते हैं। प्राचीन भाषा दो भाषाएं हैं ना, 2 वर्गों में है। एक है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत 2000 से 800 ईसा BC के अंतर्गत आती है ना। प्राचीन भाषा को ही हम सबसे पहले जो हमारी थी प्राचीन भारत में से वैदिक संस्कृति, वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत आई है। सबसे पहले वैदिक थी 2000 से 800 BC तक, फिर 800 BC से 500 BC तक लौकिक है। तो अगर इसका क्रम पूछा जाए, सबसे पहले वैदिक आई थी, पहले आर्य आई थी, फिर वैदिक, आर्य का ही पार्ट है ना, वैदिक लौकिक। उसके आगे दूसरा है मध्यकालीन भाषा। मध्यकालीन भाषा जो है 500 BC से 1000 AD तक की है ना। और BC दी बिफोर क्राइस्ट, ये AD है आफ्टर डेथ। उसके बाद है मध्यकालीन भाषा। मध्यकालीन भाषा को हम 3 भागों में बांटे गए हैं। मध्यकाल में है पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा। जो अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे संस्कृत पाल के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश। तो पाली भाषा है प्रथम प्राकृत भाषा है जो 500 BC से 1 AD तक की है।
पाली है, प्राकृत है 1 AD से 500 AD तक। अपभ्रंश भाषा जो 500 AD से 1000 AD तक ना। पाली को हम प्रथम प्राकृत भाषा भी कहते हैं, क्योंकि पाल के बाद प्राकृत भाषा है, तो प्राकृत के पहले जो भाषा है पाली भाषा, पाली भाषा को हम प्राकृत भाषा कहते हैं। दूसरा क्या है, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा को प्राकृत नहीं द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। उसके बाद अपभ्रंश जान ही रहो। उसके बाद हम क्या पहले अपने आधुनिक भाषा प्राचीन पढ़ चुके, मध्यकालीन पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे आधुनिक भाषा। आधुनिक आर्य भाषा क्या है, 1000 AD से जो अब तक की भाषा चली आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, आधुनिक आर्य भाषा कहते हैं। अब आधुनिक आर्य भाषा में कई भाषाएं हैं, जैसे अब आदमी ना इसमें कई हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, अर्धमागधी विकसित है ना, मागधी भाषा है, कैकय भाषा है, टक है ना, महाराष्ट्रीय है। तो ये पूछा जाता है अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित कौन कौन सी भाषा है, अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन कौन विकसित भाषा है, मागधी अपभ्रंश से कौन कौन विकसित भाषा है ना। ये प्राचल, ये सिंधी का UPSI 2021 में पूछा गया था। प्राचल ना, सिंधी की लिपि कौन सी है ना, या कौन सी अपभ्रंश से है, तो ये प्राचल अपभ्रंश से है। मराठी क्या है, तो महाराष्ट्रीय है। अगर हम अपभ्रंश की बात करें, अपभ्रंश कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका कुल कितनी अपभ्रंश है, 7 अपभ्रंश है। तब इसमें हम पढ़ेंगे एक एक ना, कौन किस अपभ्रंश से है। तो सौरसेनी अपभ्रंश जो हमारी है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अगर हम पश्चिम की, जैसे पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिम सौरसेनी अपभ्रंश, तो इसको याद रखना है, सौरसेनी अपभ्रंश जो है पश्चिम में है ना। तो पश्चिम वाले जो हैं, पश्चिमी हिंदी आएगी वो सौरसेनी अपभ्रंश आएगी। राजस्थानी भी आएगी ना, जिसे हम पढ़ें यूपी है, तो यूपी में जो पश्चिम साइड का क्षेत्र है वो सौरसेनी अपभ्रंश के आता है। पश्चिमी से पश्चिम में, यूपी के पश्चिम में क्या है, राजस्थान भी है। और राजस्थान के आगे उधर क्या है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पहाड़ी का, तो इसको हम कहते हैं पहाड़ी है। अगर पूछे खड़ी बोली, तो खड़ी बोली का भी उधर ही ना, आगरा साइड, दिल्ली साइड ज़्यादा खड़ी बोली हो जाती है। तो खड़ी बोली का अगर अपभ्रंश पूछे तो भी सौरसेनी अपभ्रंश ही है। मतलब उत्तर यूपी के पश्चिम क्षेत्र में जो है, पश्चिम क्षेत्र में हमारा ये राजस्थान आ जाएगा, पश्चिमी यूपी आ जाएगा ना, जैसे पश्चिमी हिंदी आ गई, पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश है। और खड़ी बोली उधर ही बोली जाती है, खड़ी सौरसेनी अपभ्रंश में आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी में याद रखना है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी ना, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी ये अवध का क्षेत्र, जैसे हमारा लखनऊ, रायबरेली, ये सब अवधी क्षेत्र में आते हैं। बघेली हो गया छत्तीसगढ़ी, बघेल का नहीं, बुंदेलखंड जी। और छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो है, इसमें कौन सी बोली जाती है, पूछा भी जाता है। पूर्वी हिंदी के कितने हैं, तो 3 हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इतने याद रखना, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और अवधी से याद रखना है कि अर्धमागधी है ना, अर्धमागधी अपभ्रंश से है। अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ी अपभ्रंश किस अपभ्रंश का है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश का है। बघेली क्या है, अर्धमागधी है। तो पूर्वी हिंदी क्या है, अर्धमागधी हिंदी। उसके बाद आते हैं मागधी, मागधी अपभ्रंश। मागधी, मगही, मगही से बिहार, बिहार याद रखना, मागधी, मगही, मगही से बिहार, बिहारी, बिहारी जो भाषा है कौन सी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश से। और बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये तीनों यहाँ की है, बिहार की है ना, बिहार की मागधी अपभ्रंश से हैं। और उसके बाद टक क्या है ना, टक, टक एक याद रखना है, पंजाबी, पंजाबी क्या है, टक। ब्राचल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्राचल, ब्राचल मतलब सिंधी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, UPSI का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्राचल किस सिंधी भाषा किस लिपि से है या किस अपभ्रंश की है, तो ब्राचल बताएंगे। महाराष्ट्र से मराठी याद रखना। गुजराती भाषा का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अगर पूछे गुजराती भाषा का जन्म भी कहाँ से हुआ, तो ये भी सौरसेनी अपभ्रंश है। सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, पहाड़ी आती है। गुजराती भाषा का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, याद रखना है। पश्चिमी हिंदी देखो, पश्चिमी हिंदी का बता दिया ना, पश्चिमी हिंदी कौन, राजस्थानी आएगा, पहाड़ी आएगा। पूर्वी हिंदी में कौन कौन थे, बिहारी आएगा ना, ये सब 5 बिहारी आएगा। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी में बिहारी ना। पूर्वी हिंदी में क्या है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब बिहारी ना, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी, पूर्वी, बिहारी, ये 5 उपभाषा हैं। अब पश्चिमी हिंदी
अंतर्गत भी कई भाषाएं थी। राजस्थानी के अंदर भी कई भाषा, पहाड़ी के अंदर भी कई भाषाएं, पूर्वी हिंदी पहाड़ी आदि वगैरह क्षेत्र बिहारी के अंदर भी कई, जैसे यहाँ पढ़े ना पश्चिम अंदर के भी कई हैं, राजस्थानी के अंदर भी कई हैं, पहाड़ी के अंदर भी कई हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कई हैं, बिहारी के अंदर में 3 है ना, तो कितने हैं पश्चिमी हिंदी, इसमें 3 ये पढ़ लिए, 3 ये 6, बाकी और हैं देखो 22 दिया है ना। तो ये 5 उपभाषा हैं और इस 5 उपभाषा में कुल 22 बोलियां हैं, ये हिंदी भाषा की हैं। तो ये 5 उपभाषाएं हैं और इन 5 उपभाषाओं में कुल 22 भाषाएं बोली जाती हैं जो हिंदी भाषा की हैं। और उसके आगे पढ़ेंगे, देखो इसमें दिया भी गया है पश्चिमी हिंदी क्या है, खड़ी बोली बोलती है, अभी बताया खड़ी बोली ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रज भाषा कौन सी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी हिंदी के, पश्चिमी हिंदी से पश्चिमी हिंदी है तो पश्चिमी हिंदी कौन सी अपभ्रंश होगी, पश्चिमी हिंदी सौसनी अपभ्रंश की। बांगुड़ी पूछा जाए, बुंदेली भी पूछ ले, कन्नौजी को पूछ ले, दक्कनी भी पूछ ले ना, तो ये सब किसकी हैं, पश्चिमी हिंदी की हैं। उसके बाद राजस्थानी है, राजस्थानी में कौन कौन सी है, मारवाड़ी, मेवाती, ठुठाड़ी, हड़ौती, बागदी, मेवाती, ये सब कौन सी है, तो राजस्थानी है। और ये किस अपभ्रंश की हैं, सब तो सौरसेनी अपभ्रंश की हैं। पश्चिमी हिंदी का भी काफ़ी सौरसेनी अपभ्रंश से, राजस्थानी का भी सौरसेनी अपभ्रंश से, पहाड़ी का भी सौरसेनी अपभ्रंश से, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये सब कहाँ की हैं, पश्चिमी पहाड़ी से सौरसेनी अपभ्रंश की है। ये 5 उपभाषा हैं। इन 5 उपभाषाओं में कुल 22 भाषा बोली जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक आर्य भाषा या आधुनिक भाषा, जिसे हम पढ़े थे ना, प्रारंभिक काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल। 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक यह है आधुनिक आर्य भाषा है। आधुनिक आर्य भाषा है। मध्यकालीन को 1500 से 1800 पढ़ते हैं ना, देखो वहाँ 1000 तक तो बात कर, अब 1000 के बाद इसको हम 3 भागों में बांटे। प्रारंभिक काल को 1000 से 1500 ईस्वी तक, मध्यकालीन को 1500 से 18 ईस्वी तक, और जैसे हम 2000 में चल रहे हैं तो 2000 क्या है, आधुनिक हिंदी। 1800 ईस्वी से अब तक ये आधुनिक है, आधुनिक काल में है। तो खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, खड़ी बोली का अन्य नाम है हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी। दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे खड़ी बोली कहते हैं। इस खड़ी बोली का नाम है हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी। उसके बाद बांगरू क्या है, बांगरू ये है हरियाणवी भाषा है। रोहतक, हिसार के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या है, बांगरू भाषा। ब्रज भाषा क्या है, अंतर्वेदी। अंतर्वेदी को ब्रज भाषा कहते हैं। ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या है, अंतर्वेदी भाषा। और ब्रज का अर्थ क्या होता है, पशु। ब्रज का अर्थ क्या होता है, पशु। और ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, मथुरा, एटा, मौनपुरी, राजस्थान के भरतपुर जिला, धौलपुर जिला। और इनके कवि कौन से, ब्रज भाषा के कवि सूरदास, रसखान, बिहारी, खनानंद। सूरदास, रसखान, बिहारी, खनानंद, ये सब क्या हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं। और ब्रज भाषा की किस अपभ्रंश की है, तो सौरसेनी अपभ्रंश की है, इसको नहीं भूलना कभी। उसके बाद है बुंदेली। बुंदेली क्या है, बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र में बोले जाते हैं। यूपी के जालौन, हमीरपुर, झांसी, ये भी क्या है, सौरसेनी अपभ्रंश के है ना। एमपी के होशंगाबाद, विदिशा, ग्वालियर, ये सब कहाँ है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने जिला हैं, तो 7 जिला हैं। ये भी क्वेश्चन है। कन्नौज का पुराना नाम क्या है, कान्यकुंज क्षेत्र। कन्नौज का पुराना नाम क्या है, कान्यकुंज क्षेत्र। दक्कनी भाषा क्या है, हैदराबाद का क्षेत्र। हैदराबाद का क्षेत्र क्या है, दक्कनी क्षेत्र। अवधी भाषा अवध का क्षेत्र है ना। अभी हमने जो बताया था कि रायबरेली में कौन सी भाषा बोली जाती है, अवधी भाषा बोली जाती है। अवधी भाषा क्या है, रायबरेली का क्षेत्र है। फैजाबाद है, लखीमपुर खीरी है, प्रतापपुर है और है ना। उसके बाद बघेली क्या है, ये एमपी का क्षेत्र है। मैथिली भाषा है गंगा के ऊपरी के क्षेत्र में, जिसे बिहार कहते हैं ना। दरभंगा है, पूर्णिमा है, मुंगेर है, भागलपुर, यह सब मैथिली भाषा बोली जाती है। भोजपुरी क्या है, बनारस है, मिर्ज़ापुर है, जौनपुर है, बलिया है, गोरखपुर है। वह बिहार का कुछ क्षेत्र क्या कहलाता है, भोजपुरी क्षेत्र कहलाता है। मगही पटना गया है, इसको तो आप नाम से ही जान जाओगे। उसके मारवाड़ी है, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ से मारवाड़ी बोली जाती है ना। ढूंढाड़ी क्या है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। हाड़ौती क्या है, बड़ा राजपूत या वर्चस्व के कारण उदय भरतपुर के क्षेत्र में
ये हो गया हमारा हिंदी। अब उसके बाद पढ़ेंगे हिंदी की भी उत्पत्ति एवं अर्थ। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसका अर्थ क्या है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, हिंद का सबसे पहले प्रयोग निशीथ चूर्ण ग्रंथ में मिलता है ना। हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है। हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग निशीथ चूर्ण ग्रंथ में मिलता है। ये किसने बताया था, भोलानाथ तिवारी ने बताया है। हिंदी हिंदू फारसी भाषा का शब्द है जो संस्कृत का सिंधु फारस का रूपांतरण है। तो हिंदू फारसी भाषा, जैसे पूछे हिंदी किस भाषा, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है जो संस्कृत शब्द के सिंधु का फारसी रूपांतरण है। सिंधु का क्या है, रूपांतरण है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है जो संस्कृत में एक शब्द है सिंधु, उसी का हम फारसी भाषा में रूपांतरण करके हिंदू बनाया गया है ना। हिंदू से हिंद बना, हिंद से हिंदीक बना, हिंदीक से बना हिंदी। तो इसको याद ध्यान में रखना है। तैमूर लंग के पोते ना सरफुद्दीन यजदी ने 1924 में जफरनामा लिखा जिसमें हिंदी शब्द का सबसे पहले जिक्र किया। तो तैमूर लंग के एक पोते थे सरफुद्दीन मंजी ने 1924 में जफरनामा लिखा था जिसमें हिंदी शब्द का सबसे पहले जिक्र है। हिंदी साहित्य के कोशाकार डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। कोश मतलब शब्द है ना, हिंदी शब्द के साहित्य के कोश डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी के नाम के सबसे पहले महत्वपूर्ण नाम योगदान अबुल हसन और अमीर खुसरो ने दिया। मुझे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या हिंदी साहित्य के अनुसार हिंदी शब्द का सबसे पहले योगदान किसका है, तो अमीर खुसरो है और अबुल हसन है ना। ये पूछे तैमूर लंग के पोते ने जिसे हिंदी शब्द का सबसे पहले जिक्र कहाँ किया था, तो जफरनामा में किया था ना। तो ये सब है। भोलानाथ तिवारी ने बताया था कि निशीथ चूर्ण में सबसे पहले हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ना। तो इसको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद आते हैं लिपि। लिपि क्या है ना, तो मूल ध्वनि। लिपि क्या है, मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह माने गए हैं वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं ना। मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह माने गए हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, और वर्ण के लिए जिस रूप में लिखे गए हैं या जिस रूप में व्यक्त किया जाता है वही हमारी क्या है, लिपि है। तो भारत में लिपियाँ क्या हैं, भारत में 3 वर्गों में विभाजित लिपि है, सिंधु लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। भारत में कुल कितनी लिपि विभाजित किया गया है, 3 में से। ना तो भारत में लिपियाँ क्या है, 3 लिपियों में विभाजित किया गया है ना। 3 लिपि कौन है, सिंधु लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि। और अब ब्राह्मी लिपि कौन है, दक्षिण शैली लिपि और उत्तर शैली। ये ब्राह्मी लिपि की 2 अलग अलग पार्ट है ना। दक्षिण लिपि में कौन आती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। और उत्तर लिपि में कौन आती है, देवनागरी लिपि। सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक, और जो हम हिंदी पढ़ते हैं वो हिंदी किस लिपि की है, देवनागरी लिपि की है। देवनागरी ना मिले तो फिर हम ब्राह्मी लिपि बताएं, क्योंकि सबसे क्या हिंदी के ऊपर अगर हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि। देवनागरी की लिपि में जो उत्तर शैली लिपि आती है, उत्तर शैली लिपि में कौन सी आती है, ब्राह्मी। तो सबसे पहले अगर हम दिया हो ऑप्शन में देवनागरी तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया तो हम ब्राह्मी लिपि लगाएंगे। हिंदी का प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट के लेखों में पर मिलता है ना। सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग या देवनागरी सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग कहाँ माना जाता है, तो गुजरात के शासक जयभट्ट के शिला लेखों पर। अब उसके बाद है देवनागरी लिपि में सुधार किसने कब क्या क्या किया था। तो देवनागरी लिपि में सुधार किया था बाल गंगाधर तिलक ने 190 टंकन फॉन्ट। बाल गंगाधर तिलक ने 190 टंकन फॉन्ट दिए थे। अगर पूछे 190 टंकन फॉन्ट किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सावरकर बंधु आकी 12 खाड़ी दिए थे। अगर कक्का की जो हम पढ़ते हैं ना बचपन में, इसको किसने दिया था, सावरकर बंधुओं ने दिया था। इसमें कुल कितने बने, 12 खड़े, 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसलिए इसे हम 12 खड़ी कहते हैं। और श्याम सुंदर दास ने क्या दिया था, पंचमा अक्षर है ना। जैसे हम उसमें पढ़ते हैं हर वर्ग का पंचमा अक्षर को उच्चारण कहाँ से होता है, नासिक से होता है ना। तो नासिक वर्णों की किसने बताया था, श्याम सुंदर दास ने।
ना, यह का प्रयोग किया, जगह पंचम अक्षर का प्रयोग किया। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी क्वेश्चन है तो हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है कि राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है ना। तो हिंदी हमारी क्या न राज्य भाषा है और न ही राष्ट्रभाषा है, ये हमारी है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी भारत की राजभाषा है। ये कहाँ है, आर्टिकल 343 में। एवं इसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। और भाग कितना है, 17। भाग 17 में हिंदी है, आर्टिकल 343 में है, और यह एक देवनागरी लिपि है। अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है ना। तो अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची। कुल कितनी भाषा जिक्र है उसमें, 22 भाषा ना। तो भाग 17 है, आर्टिकल 343 है। सूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची है। उसमें कुल कितनी भाषा है, 22 भाषा है। अब उसके बाद 1955 में बाल गंगाधर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ। अगर पूछे प्रथम भाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1955 में। उसके अध्यक्ष कौन थे, बीजी के, जिसे बाल गंगाधर खेल भी कहते हैं ना, बाल गंगाधर खेल। प्रेसिडेंट कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम भाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे, 21 सदस्य थे ना। ये सब क्वेश्चन पूछोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग कब बना, 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे, 21 सदस्य हैं। ठीक, तो ये हुआ हमारा ना, ओके, हमारा हिंदी के भाषा से संबंधित से। हाँ, और एक चीज़, आप लोग इस वीडियो को देख कर अगर थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छा हो ना, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा। ना, हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा क्या है। सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारगता तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वानी गारगता तासी ने फ्रेंच भाषा में किया था। वक्त कौन थे, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी पूछा जाता है। इस्तवार ए हिंदुस्तानी के लेखक कौन थे, तो गारगता तासी थे। प्रारंभ में 2 भागों में इसको प्रकाशित हुआ था। प्रारंभ में पहला भाग जो 1839 में, दूसरा भाग 1874 में। पहला भाग जो आया था 1839, दूसरा भाग 1874 में आया था। और 1871 में 3 भागों में संकलित हो गया था। अगर मुझे तीसरा भाग कब आया, तो 1871। पहला भाग क्या कब आया, 1839। दूसरा भाग कब आया, 1847। तीसरा भाग कब आया, 1871 में। गारगता तासी ने अपने ग्रंथ में 738 कवियों के बारे में बताया, जिन्हें 72 हिंदी के, बाकी सब उर्दू के थे। तो गारगता तासी जो अपने ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ में 738 कवियों के बारे में बताया था, जिनमें से 72 हिंदी के थे, बाकी सब उर्दू के थे। सबसे ज़्यादा कवि किसके हुए, फिर उर्दू के कवि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किया था। इस्तवार द ला हिंदुस्तानी पुस्तक का हिंदी अनुवाद 1952 में हुआ था। कब हुआ था, हिंदी अनुवाद 1952 में हुआ था। हिंदुए साहित्य ए इतिहास, इसका नाम कौन है, हिंदुए साहित्य का इतिहास नाम दिया गया था। हिंदी भाषा में लिखित पहला ग्रंथ कौन सा है ना, हिंदी भाषा में लिखित पहला ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, जो 1873 में भाई महेश दत्त शुक्ल ने लिखा था। किसने लिखा था, महेश दत्त शुक्ल ने लिखा था। कब लिखा था, 1873 में। और नवल किशोर प्रेस ने भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ। नवल किशोर प्रेस में भाषा काव्य का संग्रह का प्रकाशन हुआ। दूसरा ग्रंथ शिव सिंह सरोज ने लिखा था। लेखक दूसरा ग्रंथ कब लिखा था, शिव सिंह सरोज। लेखक कौन थे, शिव सिंह सेंगर। और 1883 में प्रकाशन हुआ था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक लिखी थी, जिसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया था ना। तो अगर ये पूछे कि जॉर्ज गिब्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक का अनुवाद किसने किया था, तो किशोरी लाल गुप्त ने किया था। जॉर्ज गिब्सन ने द मॉडर्न ऑफ हिंदुस्तान में 952 कवियों का जिक्र किया था। उसमें कितना था, उसमें कम था, 38 से था, इसमें कितने हो गया 952। इसी ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किए कहते हैं। किसने कहा था, तो किशोरी लाल गुप्त ने कहा था। तज़किरा ए सुकरई पुस्तक 1848 में सैलवी मौलवी मोहम्मदुद्दीन ने पुस्तक लिखा था, जिसमें कुल कवि कितने थे, 1004। हिंदी के कितने थे, 62 कवि थे। पहली बार कालक्रम का ध्यान इसी में रखा गया था ना। तो ये सब भैया बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको आप 2-3 बार रिवाइज करके थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, जो कि यूपीएसआई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें पढ़ना है, याद भी करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन ना, इसमें से भी क्वेश्चन आया था कि आचार्य रामचंद्र के अनुसार आदिकाल को क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को क्या कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं, आधुनिक काल को क्या कहते हैं ना। तो आचार्य रामचंद्र के अनुसार आदिकाल को हम वीरगाथा काल कहते हैं, वीरगाथा काल या चारण काल कहते हैं, वीरगाथा काल या चारण काल कहते हैं 1050 से 1375 तक ईस्वी में। और पूर्व मध्यकाल को हम क्या कहते हैं, भक्ति काल कहते हैं, भक्ति काल को 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल कहते हैं, रीतिकाल कब से कब तक, 1700 ईस्वी से 1700 से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल को हम गद्यकाल कहते हैं, 1900 से 1984 तक ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 4 भाग में बांटा गया था। पहला हमारा था आदिकाल, आदिकाल को हम वीरगाथा काल या चारण काल कहते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा तो यही इम्पोर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम आदिकाल को किस नाम से जानना चाहते थे, तो वीरगाथा काल या चारण काल। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आदिकाल या वीरगाथा काल को चारण नाम दिया था किसने, जॉर्ज गिब्सन ने दिया था, जो कि बहुत पहले। लेकिन इसको व्यवस्थित किसने किया या इसका पूरा नाम विभाजन में श्रेय किसका माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल को। ठीक, तो ये हुई हमारी क्लास 1, जो कि इसको आप नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिएगा, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको 2-3 बार देख के आप इसको रिवाइज करके और बुक्स पढ़िएगा, क्योंकि यूपीएसआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।